हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पावर के बारे में बात करने वाले हैं कि किसमें कितना है दम। पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है आप किसी भी काम को कितने जल्दी या कितने लेट करते हो। जैसे मान लो आप एक काम को 2 घंटे में कर देते हो, आपका दोस्त किसी काम को 3 घंटे में करता है, तो आपने उस काम को 2 घंटे में कर दिया, तो इसका मतलब आपकी पावर ज्यादा हुई, उसकी पावर कम हुई। यानी कि जितना जल्दी किसी काम को करोगे पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना लेट करोगे पावर उतनी कम होगी। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में बताता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क। क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो मैंने आपसे बहुत सारे जो डेफिनेशन उसमें बताया भी था कि जब भी रेट आता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। तो या तो रेट लगा लो या फिर पर यूनिट टाइम लगा लो, दोनों में से कोई एक लगा लो, दोनों डेफिनेशन सही है, कोई भी एक बड़े ही मोहब्बत से अपने दिल में बैठा लेना। ठीक है। अब इस डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डेफिनेशन से ही फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे? देखो ये जो पावर है ये क्या होता है, जब भी रेट आता है या पर यूनिट टाइम आता है, डिवाइड में हमेशा फॉर्मूले का टाइम आता है। इतनी बात आपको आती होगी समझ। ठीक है, डिवाइड में तो पक्का टाइम आएगा और जो भी चीज बच गई वो ऊपर आ जाएगी। क्या बच गई? रेट से आगे नीचे टाइम, और क्या है, वर्क की बात हो रही है तो वर्क आ जाएगा इसके ऊपर, नीचे आ गया टाइम, ऊपर आ गया वर्क। अच्छा ये क्या लिख दिया? अरे ये दोनों बात एक ही है। वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा यूनिट दोनों की सेम होती है। वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, तो दोनों की ऐसे यूनिट भी सेम होती है। वर्क एनर्जी होगी तभी तो आप किसी काम को करोगे, वर्क को करोगे तो वर्क बाय टी लिख दो या एनर्जी बाय टी लिख दो। क्वेश्चन में वर्क पूछा हो या एनर्जी पूछी हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसलिए मैंने एक ही डब्बे के अंदर लिख दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो पाए। ठीक है ना। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की वॉट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। इसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। और ये भी याद रख लेना, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। किलो का मतलब ही होता है 1000। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ये भी याद रख लेना, कभी कभार क्वेश्चन में दे सकता है 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बहुत बार वैसे क्वेश्चन बता रखे हैं कि जो वन वाले क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं? जो वन वाले क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन वन वोल्ट बताया था, डिफाइन वन एम्पियर बताया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि डिफाइन वन वॉट। क्या आ जाता है? डिफाइन वन वॉट। तो मैंने क्या बोला था, जब भी वन वाला क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले पे नजरे फेरो, फॉर्मूले पे नजरे फेरो, और ऊपर और नीचे वन कर दो, ऊपर और नीचे क्या कर दो? वन कर दो, और अंग्रेजी में उसी को चेप दो। यानी वर्क भी वन होगा, टाइम भी वन होगा। यानी एक जूल का वर्क 1 सेकंड में हो तो जो पावर लगती है उसी पावर को हम कहते हैं 1 वॉट। यानी कि आंसर इसका कैसे लिखोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, when 1 joule of work is done for 1 second, 1 सेकंड के लिए अगर 1 जूल का काम करते हो, then the power consumed is of 1 watt। इसी को हम कहते हैं, इसी पावर को हम कहते हैं 1 वॉट। से ये क्वेश्चन वन वाले बहुत ही मोहब्बत से याद रख लेना। इसके ट्रिक्स वगैरह मैंने बता रखी कैसे आपको डेफिनेशंस बनानी है। ठीक है ना। अच्छा इस पावर के और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। जो मेन फॉर्मूला है ना, ये याद रखना, उसी से सारी डिराइव हो जाएंगी। अभी कैसे होंगी जल्दी से हम कर लेते हैं इसको। कैसे कैसे होंगी देखो। अब देखो पावर के मैंने अभी 2 फॉर्मूले बता दिए, हालांकि वो है एक ही, लेकिन दोनों कर लो याद। पावर इज बराबर टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर इसी को एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो। अच्छा पावर को मैं वर्क बाय टाइम अगर लिखूं तो क्या इस चैप्टर में वर्क का कोई और फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अरे यार वोल्टेज का हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का W बाय Q। याद करो मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला? W बाय Q। अच्छा यहाँ से W निकाल सकते हैं ना, W आ जाएगा VQ। W की जगह मैं VQ लिख सकता हूँ ना। अच्छा यहाँ पे W की जगह VQ लिख दो, इस W की जगह VQ लिख दो। नीचे है T, नीचे क्या है? T है।
तो क्या होगा जी, अच्छा Q बाई टी भी तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए बोलो सारे फॉर्मूले याद कर लो। I का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, I का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई टी, तो Q बाई टी की जगह मैं I रख सकता हूँ, तो पावर का फॉर्मूला एक और बन जाता है VI। क्या बन जाता है VI। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ही फॉर्मूले से वैसे बनेगा, याद रख लो तरीका, ठीक है। और कैसे बन सकता है फॉर्मूला, देखो ओम्स लॉ आपको पता होगा ना, ओम्स लॉ क्या होता था, V बराबर IR, तो मैं V की जगह IR रख सकता हूँ कि नहीं, तो V की जगह जब आप IR रखोगे, V की जगह जब आप IR रखोगे, ठीक है, I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो P का एक और फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R, क्या आ जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है, इतनी बात है समझ। अच्छा V की जगह आपने V को रिप्लेस किया, I को अगर रिप्लेस कर दें, I की जगह मैं V अपॉन R भी तो लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं, तो I की जगह अगर मैं V अपॉन R लिखूंगा तो V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, यानी P का एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर और नीचे आ जाएगा R, तो ये भी फॉर्मूला एक बन गया। अरे कितने फॉर्मूले बनाओगे, अरे एक ही से तो बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, कोई सा भी पूछ सकता है। अब देखो एक रामबाण फॉर्मूला आप याद कर लो, एक रामबाण फॉर्मूला आप याद कर लो कि जो पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टी, एनर्जी बाय टी, दोनों एक ही बात है। इसी को मैं VI लिख सकता हूँ, इसी को मैं I स्क्वायर R लिख सकता हूँ, इसी को मैं V स्क्वायर बाय R लिख सकता हूँ। ये आ गए इसमें पावर के सारे फॉर्मूले कवर हो गए। इस डब्बे को आपको याद रखना है, हालांकि एक मेन फॉर्मूला याद रखो कि सारे उसी से आए, मैंने बना के दिखा दिया कैसे आए, फिर भी याद रख लेना आप, ठीक है। तो पढ़ते रहो। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है करंट जिस अप्लायंस से पास होता है उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि बल्ब जल रहा होगा आपके कमरे में, जल रहा है कि नहीं जल रहा, तो उसको जब आप छू के देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। मतलब मजा कैसा आएगा, उस मजे को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो गर्म हो जाता है। पंखा है वो चल रहा होगा, बीच में छू के देखोगे वो भी गर्म हो जाता है, यानी इन सबको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह, वो हमें आगे की चैप्टर्स में देखना है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको बात करनी है हीटिंग इफेक्ट की, यानी जिस भी अप्लायंस से करंट दौड़ रहा होगा वो क्या जनरेट कर रहा होगा, हीट जनरेट कर रहा होगा, उसी को हमने देखना है। अच्छा, ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट क्यों होता है ये भी जरा ध्यान से देख लो। जैसे कोई सा भी कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव जब इधर करता है, इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से मूव करता है तो बहुत ज्यादा भिड़म भिड़ामी इसको करनी पड़ती है। बहुत सारे एटम्स वगैरह, बहुत सारे एटम्स इसको भिड़म भिड़ामी करनी पड़ती है, पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, उसी को हम कह देते हैं कि हाँ जो इसको रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है, तो इसमें भिड़ तो रहा है ना, ये इसमें भिड़ रहा है, तो जब जितना ज्यादा ये भिड़म भिड़ामी करेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट निकलेगी। दो चीज को कोलाइड करोगे तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी। इलेक्ट्रॉन भिड़ता रहता है तो उसमें से भी क्या जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट, हीट निकलती है, उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ आई है कि नहीं? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, लेकिन याद नहीं कर रहे हैं, वो उसको हम इसी से बना लेंगे। पावर से कैसे बना लेंगे, एक बात बताओ, जो हीटिंग इफेक्ट है तो जो उसमें से हीट निकल रहा है अप्लायंसेस में, तो है तो वो एक प्रकार का एनर्जी ही ना। हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है कि नहीं है? तो अगर हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए तो हीट का भी मिल जाएगा, क्योंकि हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ पावर इनटू टाइम। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पावर के फॉर्मूले दिख रहे हैं वहां पर टाइम चिपका दूंगा तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी का। तो और कुछ नया याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे टाइम चिपका दो, VIT हो जाएगा, यहाँ टाइम चिपका दो I स्क्वायर RT हो जाएगा, यहाँ टाइम चिपका दो V स्क्वायर बाय R इंटू T हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला हीट एनर्जी के बड़ी ही मोहब्बत से आपको याद समझ लेना, याद क्या करोगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है, उसका रीजन ये है, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको। इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा जी, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो कैसे लिखोगे उसकी बात हम कर लेते हैं। क्या लगाओगे, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, I स्क्वायर RT वाला। ठीक है, क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हेडिंग लगाओ जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, जैसे ही ये आएगा क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो साइड में, I स्क्वायर RT वाला लिख दिया। इसी से हम अंग्रेजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द एनर्जी, द हीट एनर्जी is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसका मतलब क्या है, जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सारी चीज ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हम लिख देंगे एच ई हीट एनर्जी इज बराबर टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी को हम कहते हैं हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं इसी को? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हीटिंग इफेक्ट में कुछ हमारे पास एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चैप्टर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसकी हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो ये जो तीनों एप्लीकेशंस हैं ये किसके हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, यानी तीनों के अंदर जो लॉ यूज हुआ है वो यूज हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये कैसे यूज होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब में ये इस तरीके से यूज होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर होता है टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन होता है। टंगस्टन, अच्छा, जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से मिलकर बना होता है। टंगस्टन को W से दिखाते हैं, ये एक एलिमेंट है जिसको W से दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये फिलामेंट से बन फिलामेंट इसके अंदर होता है जो कि टंगस्टन से मिलके बना होता है। अच्छा, टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा होगा वो, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। उसका रीजन ये है कि जो बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतनी तगड़ी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसमें, अगर छोटा मोटा एलिमेंट ले लोगे, छोटा मोटा एलिमेंट का मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो वो तुरंत ही पिघल जाएगा। इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, जल्दी पिघले ना और हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। और इस टंगस्टन को हम इस तरीके से मोड़ के उस छोटे से बल्ब में फिट किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि मोड़ के फिट किया जाता है ताकि उसकी लेंथ बड़ी रहे। बड़ी लेंथ को छोटे में अगर आपको फिट करना हो तो मोड़ के करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी लेंथ का क्या काम है? जब लेंथ बड़ा हो जाता है, याद करो फॉर्मूला R बराबर रो L बाय A। जब लेंथ बड़ी हो जाती है, जब लेंथ किसी वायर की बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और याद करो रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं? हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। देखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। वो इतनी ज्यादा हीट होगी और हमको मस्त बल्ब, मस्त रोशनी मिलेगी। क्या मिलेगी? रोशनी मिलेगी। अच्छा, अब अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का हम किस तरीके से यूज करते हैं? उसके अंदर एलॉयज का यूज होता है। किसका यूज होता है? एलॉयज का। उसका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले कुछ को लगा देंगे तो क्या होगा? वो फिर से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें हीट प्रोवाइड नहीं करेगा। जो आयरन के नीचे वाला जो सरफेस होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके का एलिमेंट से एलॉय से बनाया जाता है ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो। उसका रीजन ये है आयरन से मुझे बस हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना। तो ये एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रिसिटी के पास हो गई तो गलती से हाथ टच हो गया तो मजा आ जाएगा हमको, उसके सिर्फ हीट चाहिए। तो इस तरीके का मेटल, इस तरीके का एलिमेंट्स यूज होते हैं ताकि उससे हीट पास हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक आयरन का भी समझ सकते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। इन दोनों में हाई मेल्टिंग पॉइंट था लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। उसका रीजन ये है, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके घरों में लगाया जाता है, घरों वगैरह में लगाया जाता होगा, देखा होगा आपने। उसका रीजन ये है, उसको हम क्यों लगाते हैं? उसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो भी डिवाइसेस है, बड़ी बड़ी चीजें जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गई, ये जो भी अप्लायंसेस है हमारे पास बड़े बड़े, ये बच जाए। कैसे बच जाए? जैसे कि मान लो आपके पास 220 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में आ रहा है, जो खंभे लगे होते हैं ना वहां से आपके घरों में करंट दौड़ रहा है, पोटेंशियल वोल्टेज आ रहा है, तो क्या होगा?
तब तो चल रहे हैं हमको डिवाइसेस अच्छी बात। एकदम से अगर उनका वोल्टेज ज्यादा आ जाए, एकदम से क्या आ जाए, आपके घर में वोल्टेज ज्यादा आ जाए, बाहर से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो क्या होगा, जो अप्लायंसेस है, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, इतने महंगे महंगे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसलिए हम यूज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ये क्या करते हैं, जब वोल्टेज ज्यादा आता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज पिघल जाते हैं। देखो, पिघल जाते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों रखा है? ताकि पिघल जाए जल्दी से, पिघलना इनका काम है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रख देंगे तो पिघलेंगे ही नहीं, तो बेकार है फिर। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है ताकि हम, जैसे वोल्टेज ज्यादा है, ये पिघल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज जब पिघल जाएगा तो आगे का सर्किट ब्रेक हो जाता है, इसलिए आगे हमारे घरों में फिर वोल्टेज प्रोवाइड ही नहीं होता है, तो हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। सिर्फ एक फ्यूज का ही तो खर्चा जाता है, उसको हम दोबारा लगा लेंगे, लेकिन इतने महंगे महंगे अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो इस तरीके से हमारा ये बहुत ही बड़ा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है वन शॉट, जिसमें हम करने वाले हैं थ्योरी के हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीबीएसई में पूछा गया है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो हम एक ही वीडियो में, अगली वीडियो में करने वाले हैं। उससे अगली वीडियो भी एक आने वाली है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी अगली वीडियो में। यानी एक वीडियो आने वाली है जिसमें थ्योरी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक वीडियो और आने वाली है जिसमें न्यूमेरिकल्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होने वाली है, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला होगा। सो तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।